आरिफ अलवी अप्रैल 2022 के बाद हर थोड़े अरसे में अपनी तरफ से सरप्राइज देते रहते हैं। कभी इंतखाबात की तारीखें दे देना, कभी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर इशू बनाने की कोशिश करना और कभी माफी और दरगुजर की अपीलें करना। अब गुज़िश्ता रोज अपने इंटरव्यू में भी आरिफ अलवी ने ऐसी बातें की जिन पर मुल्क के सहाफती, कानूनी और सियासी हलकों में बहस छिड़ी हुई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। जिस जस्टिस के खिलाफ डॉक्टर अलवी ने रेफरेंस भेजा, अब उसी चीफ जस्टिस फायज ईसा को वो कौम की उम्मीदों का मजहर करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस शफाफ अंदाज में बेंचेस बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भेजा था। डॉक्टर अलवी ये मायने खेज मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं कि अगर वो ऐवान सदर में ना होते तो जेल में होते। एक तरफ सदर मुमलिकत नून लीग और पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि नून लीग को जिस बयानिए की तलाश थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया। आसिफ जरदारी को पाकिस्तान खपे का नारा लगाने पर क्रेडिट भी दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह एतराफ़ भी किया कि बेनज़ीर हुकूमत ने जेलों में तशद्दुद का माहौल बदला, मगर फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान अब भी उनके लीडर हैं और उन्होंने दावा किया कि चेयरमैन PTI की मकबूलियत में कमी नहीं, इजाफा हो रहा है। चेयरमैन PTI एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उन्होंने ज़ाती तौर पर चेयरमैन PTI को मालियाती उमूर में ईमानदार पाया। सदर अलवी से यह सवाल भी पूछा गया कि सितंबर 2023 को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा उससे बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया। डॉक्टर अलवी ने फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। सदर ने बताया कि 57 को तब्दील किया गया, मगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। इत्तफाक से वो उस वक्त हज पर गए हुए थे, वापस आए तो तरमीम हो चुकी थी। अगर वो ऐवान सदर में होते, हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 17 में तरमीम पर दस्तखत नहीं करते। सदर आरिफ अलवी की ये हालिया गुफ्तगू, इसी पर बात करेंगे कि क्या पैगाम दिया जा रहा है, क्या कुछ कहने और किस तरीके से सिचुएशन के ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, ठीक है जैगम साहब, वो बयान में ये भी कहते हैं ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता, मतलब ऐवान सदर में रहने के लिए उनको कहीं ना कहीं अपनी जमात के अंदर अपनी स्पेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जिसपे नाराजगी का भी इजहार हुआ। क्या सदर अलवी अपने जाती और सियासी मुस्तकबिल से खौफजदा हैं? इस इंटरव्यू में देखें तो उन्होंने सब साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश की है। सदर साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर वो ऐवान सदर में ना होते तो जेल में होते। मुझे पता नहीं उन्हें जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि उन्हें ऐवान सदर में नहीं होना चाहिए। और उन जैसे बहुत सारे जो पाकिस्तान में सदूर गुजरे हैं, उन्हें हरगिज़ ऐवान सदर में नहीं होना चाहिए था। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में ये जो बेताज बादशाह बिठाया जाता है, जिसके पास कोई अख्तियार नहीं होता, लेकिन आइन ये कहता है कि ये पूरी रियासत का सरबराह है, गवर्नमेंट का नहीं, रियासत का सरबराह है। अगर कुछ सोच समझ कर ये ओहदा बनाया जाता है ना, इसके पीछे दो मकसद होते हैं कि मुल्क का एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्स, काबिल एहतराम तरीन शख्स रियासत का चेहरा बने, पूरी कौम देखे कि देखो ये हमारी रियासत का सदर है। और इसी मर्तबे के लिए उसके लिए इतना आलीशान महल बनाया जाता है, जहाँ वो बैठा होता है, कर कुछ नहीं रहा होता। इस्लामाबाद में आप जाके देखिए, एक ही बिल्डिंग आपको नज़र आती है, सबसे खूबसूरत, सबसे नुमाया, वो सदर साहब का महल है, इस मकसद के लिए। दूसरा मकसद कि एक दाना आदमी, एक दानिशमंद आदमी कौम को उस वक्त दस्तयाब हो जब कौम पर बहरान आए, जो गैर सियासी हो, जब सियासतदान झगड़ पड़ें, जब इदारों में बहरान आए, तो एक शख्स ऐसा हो जिसकी तरफ पूरी कौम देखे और वो आग को बुझा दे। हम ज़रा हमसाया मुल्क में देख लेते हैं, भारत में वो कैसे सदर बनाते हैं। अब्दुल कलाम, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा आदमी, कौम, उनकी कौम का एक बड़ा मोहसिन। राधा कृष्णन, एक फ़िलासफ़र जिसको पूरी दुनिया जानती है। फिर उनके मुल्क की अक़लियतों के नुमाइंदे, दलित के, अनटचेबल्स के नुमाइंदे, रामनाथ कोविंद जैसे, कभी कोई मुसलमान, कभी कोई सिख। और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में सरबराह रियासत, मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? एक सियासी जमात का तीसरे दर्जे का खुशामदी लीडर, जिसको अपने ऊपर बिठा के, अपने से ऊपर वाले ओहदे पे बिठा के वज़ीर आज़म साहब
कोई खौफ महसूस ना करें, कोई एहसास कमतरी महसूस ना करें। एक गैर मुल्की सरबराह के सामने, एक गैर मुल्की बादशाह कह लीजिए, शहज़ादा सलमान की बात कर रहा हूँ, वो कह सके कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक तजलील जो रियासत की तजलील होती है वो उसके साथ की जा सके। किसको सदर बनाया गया? जो घर में ट्रॉल फैक्ट्री चला रहा था, जो इस तरह के हकामात लेने के लिए तैयार था। और फिर हुआ क्या? वही जिसके लिए उसको बनाया गया था कि उसने वज़ीर आज़म के कहने पे आइन शिकनी कर दी। आइन पाकिस्तान कहता है कि जब करारदाद अदम एतमाद की मौजूद हो तो असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती है। लिखा हुआ है वाज़े, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है, कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। और वज़ीर आज़म अपने इक़्तिदार बचाने के लिए असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजता है और सदर साइन कर देता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की रियासत के सरबराह ने आइन शिकनी की है। कितने शर्म की बात है, जो अपनी आइनी जिम्मेदारियां उठाने से इनकार कर देता है, जिसकी जो सेरेमोनियल जो सेरेमनीज है ना, जो तकरीबात की जिम्मेदारी है, बादशाह की ही जिम्मेदारी होती है ना। मगर जैन साहब, फिर ऐसी गुफ्तगू से क्या वो अपना जाती और सियासी मुस्तकबिल बचा पाएंगे? ये जो आपने एनालिसिस कर दिया और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, उनको पता है अब चल चलाओ का जाने का वक्त है यहाँ से, देखिए बच जाएगा उनका सियासी देखिए तारीख ना तो उनके साथ, तारीख उनको अच्छे नाम से याद करेगी, ना उनके मुखालिफिन जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं जिनके साथ सदर के तौर पर उन्होंने ज़्यादतियाँ की, वो उनको अच्छे नाम से याद करेंगे। सही। और सबसे बड़ी बात जो उनको नज़र आ रही है, जो अफसार साहब ने बता दी, ना उनको अपनी पार्टी ओन करने को तैयार होगी। क्या फ़ायदा इतने बड़े ओहदे का अगर तारीख़ आपके नाम के साथ इस तरह की खसूसियात मुंसलिक करे। सिर्फ आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सोचने का मौका है पूरी कौम के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए। क्या हम मुस्तकबिल में ऐसे ही सदर चाहते हैं? या हम कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सदर भी ऐसे हों कि हम भी फ़ख्र कर सकें कि कितना बड़ा दानिशमंद आदमी, किसी मसीहियों का नुमाइंदा, पाकिस्तानी हिंदुओं का नुमाइंदा, कोई फ़िलासफ़र, कोई साइंसदान पाकिस्तान का सदर है? बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी। इतना सोचने समझने का यहाँ तो अभी तक कोई असरार नजर नहीं आया। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊँगी, सियासी मुखालफिन की बात की गई। इसी गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि नून लीग को जिस बयानिए की तलाश थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया, और उधर चेयरमैन PTI जो जेल से पैगाम दे रहे हैं वो इस पूरे मामले को ही लंदन प्लान कहते हैं। फिर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की भी तारीफ की, उनके पाकिस्तान खपे के नारे की, मोहतरमा बेनज़ीर की भी उन्होंने तारीफ की है। जो कुछ वो कह रहे हैं, क्या उनकी जमात के सरबराह और लीडर भी वही राय रखते हैं, या इस वक्त वो क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं ये कहा? उन्होंने आपको बता तो दिया है कि सारा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने तारीख भी आपको दे दी है, 5 नवंबर ख़त्म हो जाएगा। 5 नवंबर को आपका सिस्टम आईनी तौर पर उनके मुताबिक। और क्या कहते हैं बेचारे? उन्होंने कहा कि जनाब मेरे दक्षत नहीं हुए, मैं हज पे चला गया था, मेरी गैर हाजिरी में दक्षत हो गए। और भाई मेरे, आइन में लिखा है कि अगर आप हज पर होंगे और अमूर ममलकत को चलाना होगा तो दक्षत वो आदमी करेगा जो आपके ओहदे पर उस वक्त फायज होगा। आपको इतना तो पता ही है ना, तो फिर आपको इतराज़ इस बात का है। आपने कहा कि 9 मई के हवाले से मैं मज़म्मत करता हूँ बतौर सदर पाकिस्तान। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिसमें तोड़ फोड़ हो। मोहतरम, क्या आप वो शख्स नहीं हैं जो मुबारकबाद दे रहे थे टेलीविज़न पे कब्ज़ा हो गया? ये मुबारकबाद कौन दे रहा था? ये मुबारकबाद किसको दी जा रही थी? तारीख़ में ये चीज़ें दर्ज हैं, उनका आप क्या करेंगे जनाब सदर? और जनाब सदर, मुझे ये बताइए, आपके पास कौन सा पैमाना है कि आप सियासी बयान जारी करें, और आपको सियासी बयान जारी नहीं करना चाहिए था। आपने ये हरकत पहले भी की, आपने एक प्राइम मिनिस्टर से हल्फ लेने से इनकार किया, और आपने एक कानून के बारे में ये कहा कि मैं इस कानून पर इसलिए दस्तखत नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक अदालत में अपनी पार्टी की तरफ से इस किस्म के तस्वर के ख़िलाफ़ था। मुबारक हो आपको।
अब आपने मुझे बताया है कि खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। ये बयान क्या है? ये किसने आपको ये बताया है? एमआई की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आईएसआई की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आईबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? और अगर ऐसा है तो क्या आपने कोई हलफ नहीं उठाया हुआ? क्या आप गैर जानबदार रहेंगे? आपका रोल जो है इस किस्म का नहीं होगा। और फिर आपने कहा कि बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा सुप्रीम जुडिशरी की तरफ से। आपको किस फैसले की तवक्को है? ये वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना। आज के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ किसने कहा था कि ये आदमी अच्छा नहीं है? और आज आप कहते हैं मुझसे 7 ऐसा हो गया। इतना गैर जिम्मेदार इंसान सदर पाकिस्तान कहलवा सकता है, जिसको ये आज कहना पड़ा कि मुझसे वो गलती होगी? वो गलती नहीं थी, वो एक साजिश का हिस्सा था, और उस साजिश में आप एक साजिशी किरदार थे। तारीख़ ने ये साबित किया। आप कहते हैं कि मुझे पूरा इत्मीनान है कि मुर्शद जिस अंदाज से निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है उसके साथ अवामी मैंडेट मिल जाए तो हमारे बिलियन फौज का कंट्रीब्यूशन अवाम के हाथ जोड़ना के साथ हाथ जोड़ना मिलना मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा। वाह जनाब। पिछले बयान में, पिछले सफ़ों पे आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है, गैर असूली हो रहा है, इसकी जवाब नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, सब गलत हो रहा है। और आखिर में फिर आप किसी को खुश करने के लिए क्या कह रहे हैं? कंफ्यूज्ड हैं क्या? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंफ्यूज तो कोई नहीं। बड़े इलेक्शन भी नहीं हो रहा, वो बड़े मैं बताता हूँ। मेरे दोस्त माफ़ कीजिएगा, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा 5 नवंबर उन्होंने तो तारीख दे दी कि 5 नवंबर के बाद सारे चीज़ तमाम अमूर जो गैर कानूनी हो जाएंगे, निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो जाएंगी, निगरान हुकूमतों के फैसले गैर कानूनी हो जाएंगे। और मैं हैरान हूँ कि उनकी वो तारीफ़ किए जा रहे हैं कि बिलियन फौज का कंट्रीब्यूशन। मोहम्मद क्या कहना चाह रहे हो भाई? ठीक है, कुछ तो बता दो। चले, मैं ये कुछ ऐसी बात तो बता दो जो मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ जाए। हाँ, ये आप वही है ना जो उन्होंने कहा था कि जो ये गाली का जो दौर है और जो बुरे लफ्ज़ों का दौर शुरू करने का, आप वही है ना जो इसमें शामिल थे। आपको अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, वाकई ये सही कह रहा है मेरा दोस्त, आपका मैटर ही इस काबिल नहीं था कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते।